दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव आपके जाने पहचाने क्लिनिक साई कॉस्मेटिक्स से इस क्लिनिक को आपका बहुत प्यार, बहुत विश्वास मिला है। और आज जो हम बातचीत करने वाले हैं वो टॉपिक है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट। ये कॉमन सवाल एक आदमी के मन में जो आते हैं 10-20 कि क्या मेरे साथ गड़बड़ी हो सकती है, और अंततः बात करेंगे कि उन साइड इफ़ेक्ट्स को आप कैसे जीत सकते हैं या कैसे आप उनसे बच सकते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ प्लानिंग से। जब आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक डॉक्टर के कमरे में पहुंच चुके होते हैं तो वो कुछ लाइन बनाता है आपके सर के ऊपर। कभी कभी लाइन फेस की मेल नहीं खाती फेस से, मतलब ये कि लाइन नीचे होनी चाहिए वो ऊपर हो जाती है, ऊपर होनी चाहिए वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नीचे हो जाती है। तो ये कुछ दिक्कत हो सकती है प्लानिंग में। प्लानिंग में ये भी दिक्कत हो सकती है कि वो बहुत सारे फॉलिकल पीछे से निकाल के आगे लगा दे या बहुत थिन करे। जैसा भी है, उस समय आपको बहुत सजग रहना चाहिए और डॉक्टर से अपने मन में आए हुए हर सवाल को पूछ के क्लियर करते रहना चाहिए कि डॉक्टर साहब मेरी लाइन आप किस आधार पे बना रहे हैं। और आपको खुद भी किताब से या गूगल से पता करते रहना चाहिए कि चेहरे की नॉर्मल लाइन कैसी बनती है। तो ये तो बात हो गई प्लानिंग के बारे में कि प्लानिंग में आपके साथ लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, लाइन बहुत ज़्यादा सीधी हो सकती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की नेचुरल लाइन सीधी नहीं हो सकती। तो वो वेवी होनी चाहिए, जिगजैग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको अपने डॉक्टर से कहते रहना चाहिए। दूसरी बात आ गई रेसिपिएंट एरिया की। तो जो बाल आपके गंजे एरिया पे लगाए गए हैं उनका डायरेक्शन क्या आपके बालों के डायरेक्शन के पैरेलल है? वो वैसे ही हैं जैसा कि आपके अन्य बाल हैं। यूजुअली आपके बाल सामने की तरफ डायरेक्टेड रहते हैं। अगर किसी डॉक्टर ने आपके बाल खड़े लगा दिए इस तरह से तो वो गंदे दिखेंगे, अच्छे नहीं दिखेंगे। इसके अलावा डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बाकी बालों की डेंसिटी 100 की है तो उसको मैच करने के लिए कम से कम 70 या 80 की डेंसिटी डॉक्टर को आपको देनी चाहिए। अगर डेंसिटी नहीं है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट बहुत भद्दा दिखेगा, गंदा दिखेगा, सुंदर नहीं दिखेगा, आपकी आशाओं के अनुरूप नहीं होगा, आपके मन पे खरा नहीं उतरेगा। स्कारिंग एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कि अगर हम बहुत बड़े बड़े पंचेस कर रहे हैं और उनमें बड़े बड़े फॉलिकल्स डाल रहे हैं फ्रंट में, तो वो ऐसा टूथब्रश अपीयरेंस जैसा दिखता है, जैसे कि टूथब्रश के बाल गुच्छे में निकलते हैं, वैसे बाल कभी कभी सर से निकल आते हैं और इनसे बचना चाहिए। फिर अगर जो डॉक्टर है उसका स्टाफ है वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है तो उस इलाके पे रेसिपिएंट एरिया पे आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है और तब आप और आपका डॉक्टर बहुत मुसीबत में आ सकते हैं। आखिरी पॉइंट पे आता हूँ डोनर एरिया में। डोनर एरिया मतलब सर के पीछे का वो एरिया जिससे कि हम बाल लेके आगे शिफ्ट कर रहे हैं। तो डोनर एरिया में क्या गड़बड़ हो सकती है? डोनर एरिया में होने वाली गड़बड़ ये हो सकती है कि अगर बहुत सारे बाल डोनर एरिया से निकाल लिए जाएं तो वो विरल हो जाएगा, रेयर हो जाएगा, और तब आपके सामने बाल दिखें या ना दिखें पर डोनर एरिया आपका कमजोर दिखने लगेगा। और ये बहुत ही अजीब बात होगी क्योंकि डोनर एरिया की जगह कौन सा डोनर एरिया लाएंगे? मतलब डोनर एरिया पे भी अगर बाल लगाने पड़ गए तो वो बाल शरीर में कहां से आएंगे? वो तो देने वाला है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? ओवर एंथुजियास्टिक एक्सट्रैक्शन। यदा कदा जो बहुत नए सर्जन हैं जिनको बहुत कम अनुभव या एक्सपीरियंस है वो जरूरत से ज्यादा कोशिश करने में ऐसा कर सकते हैं कि बहुत सारे बाल जितने की जरूरत नहीं है ओवर एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं और आपके डोनर एरिया को चोट पहुंचा सकते हैं। उस समय डोनर एरिया पे स्कारिंग भी हो सकती है। स्कारिंग मतलब वहां पे जख्म जैसे दिख सकते हैं जो कि जिनको कि आप छुपा भी नहीं पाओगे क्योंकि वो विरल हो गया है। तो ये एक कारण से और भी हो सकता है। एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट में अगर कोई डॉक्टर बहुत मोटा पंच यूज करता है, यूजुअली बिगनर्स ऐसा मोटा पंच यूज कर सकते हैं, तो बिगनर्स जब ऐसा मोटा पंच यूज कर सकते हैं तो तब क्या होगा कि छेद 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 या डोनर एरिया के गोल गोल निशान आपके सर के ऊपर पीछे की तरफ दिखाई देंगे जो बहुत भद्दे दिखते हैं।
इसके अलावा हाइपोपिगमेंटेशन हो सकता है। अगर व्यक्ति गोरा है तो उसके सर पे वो सफ़ेद सफ़ेद डॉट्स दिखाई देंगे, या सॉरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर व्यक्ति काला है तो उसके सर पे सफ़ेद डॉट्स दिखाई देंगे, और व्यक्ति अगर बहुत गोरा है तो उसके सर पे काले डॉट्स दिखाई देंगे। ये इसलिए होगा कि नए सर्जन ने अपने काम को सरल बनाने के लिए ज़रूरत से मोटा पंच यूज़ किया है, पर इस सारी प्रक्रिया में आपके डोनर एरिया को एक इररिपेरेबल लॉस पहुंच जाएगा, एक नुकसान हो जाएगा। तो ये तो वो बातें हो गई जो कि हेयर ट्रांसप्लांट कराते वक्त आपसे आपके साथ गलत हो सकती है, पर उससे भी इंपॉर्टेंट है जिस चीज पे हम आ रहे हैं, और वो है कि हम इन सारी चीजों से बच कैसे सकते हैं। तो बचने का तरीका क्या है कि सबसे पहले प्लानिंग के समय सजग रहें, क्लिनिक को अच्छी तरह चूज करें, डॉक्टर की डिग्री डिप्लोमा उसका रजिस्ट्रेशन देखने के बाद ही उसके पास जाएं, और अपनी जो भी लाइन वो आपको बनाए उसकी फोटो खींचिए। व्हाट्सएप आजकल अवेलेबल है, अपने एक दो दोस्तों को, अपने एक आध डॉक्टर दोस्त को भेज दीजिए और उससे राय ले लीजिए। लाइन का कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट 1/3 ऑफ द फेस, सेकेंड 1/3 ऑफ द फेस एंड थर्ड 1/3 ऑफ द फेस, याद रखिए। लाइन हमेशा सीधी नहीं होनी चाहिए, याद रखिए लाइन कभी भी सीधी नहीं होनी चाहिए, लाइन हमेशा जिगजैग होनी चाहिए, क्योंकि हमारी लाइन जो होती है वो जिगजैग ही होती है। इनफैक्ट हमारे दोनों अंगूठे भी एक बराबर नहीं है। तीसरी चीज, डेंसिटी के बारे में अपने डॉक्टर से बात करिए, उनसे पूछिए, उनसे कहिए कि मेरा एक ट्राइको स्कैन, इस तरह के एक यंत्र से एग्जामिनेशन होता है, आप उसको ट्राइको स्कैन करें और अपनी डेंसिटी पीछे की पता लगाएं, और उनसे क्लियर कट बात करें कि आप मेरे को क्या डेंसिटी देने वाले हैं। स्कारिंग के बारे में फिर कहूंगा कि आपको श्योर होना चाहिए कि आपके डॉक्टर की डिग्री डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन क्या है। कम से कम एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हो। उससे पूछ सकते हैं कि सर इन्फेक्शन मेरे को ना हो, उसके लिए आप क्या करते हैं, आप कैसे ऑटोक्लेविंग करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स की, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप डिस्पोजेबल यूज करते हैं जिनको सिंगल यूज करके आप फेंक देते हैं। इसके बाद बात आई इन्फेक्शन की। अगर उन्होंने प्रॉपर आपको इन्वेस्टिगेट किया हुआ है, आपके ब्लड को इन्वेस्टिगेट किया हुआ है, आपकी डिजीजेस को इन्वेस्टिगेट किया हुआ है, तो वो उसी समय आपको ऑपरेट करेंगे जब आप पूरी तरह ठीक हैं और आपको कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है। ये आपके पार्ट पे है, और सर्जन के पार्ट पे ये है कि वो ख्याल रखे कि उसका ऑटोक्लेविंग प्रॉपर हो, उसका एसेप्सिस प्रिकॉशंस पूरा हो, उसका ओटी स्टेराइल हो, मतलब वहां किसी भी प्रकार के कीटाणु ना हो। अब बात आती है डोनर एरिया पे। अगर वो एक्सेसिव हार्वेस्टिंग कर रहा है, जरूरत से ज्यादा निकाल रहा है वहां से, तो उससे बचने के लिए आप पहले से ही उससे पूछिए कि सर मेरा डोनर एरिया कहाँ से कहाँ तक यूज होगा। अगर ये डोनर एरिया कम पड़ रहा है तो आप कौन से दूसरे डोनर एरियाज पे, मसलन फ्रिंज ऑफ द बियर्ड, चेस्ट, कहाँ कहाँ जा सकते हैं आप। तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है। बार बार सवाल करेंगे आप अपने सर्जन से तो सही बात निकल के आपको सामने आ जाएगी। इनफैक्ट स्कैंटी डोनर एरिया तभी हो सकता है जब ओवर एंथुजियास्टिक हार्वेस्टिंग की गई हो, और इससे आपको पहले बातचीत करके बचना चाहिए। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जिस भी सर्जन को चुने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, उसके अनुभव के बारे में, उसकी रेपुटेशन के बारे में ज़रूर पता करें, उसके यहाँ जाके उसके किए हुए केसेस, उसके रिजल्ट के बारे में भी पता करें। तो ये कुछ कॉमन बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो भी हेयर ट्रांसप्लांट में साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे आप बड़े आराम से बच सकते हैं। मैं फिर कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सेफ, हाइजीनिक और सिंपल प्रोसीजर है। दूसरे दिन आपको दर्द नहीं होना चाहिए, हार्डली आपको 1-2 टैबलेट दर्द के लिए दे सकता है डॉक्टर, वरना FUE हेयर ट्रांसप्लांट में आजकल दर्द भी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रखें। अपने सर्जन के बारे में विचारशील रहें, हमेशा विजिलेंट रहें, वो कौन है, क्या है, कैसी सर्जरी करते हैं, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, सब कुछ के बारे में जानकारी लेके आप अपना सर्जन, अपनी क्लिनिक डिसाइड करें। मेरी शुभकामनाएं हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी हेयर ट्रांसप्लांट इन फ्यूचर, अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं।
मैं प्रणाम करता हूँ आपको, और जिस तरह से आप आशीर्वाद देते रहे हैं साई कॉस्मेटिक्स को, आप आगे भी देते रहें, ऐसी कामना करता हूँ।